वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनलाइन आईएएस समर बैच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक और लेक्चर नंबर 7 लेकर के मैं हाजिर हूं। कला एवं संस्कृति से संबंधित निष्पादन कला या परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। तो निष्पादन कला, नृत्य, संगीत, नाट्य एवं सुरवाद्य यंत्र, और ये एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न कम आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन आने की संभावना होती है, तो हम इसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो एक अध्ययन तो करना ही पड़ेगा इसका। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। और जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इसमें, आज के सेशन में, वो देखिए इसमें है जो निष्पादन कलाएं होती ना, इसमें डांस या नृत्य। अब नृत्य में दो रूप दिखेगा आपको, क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय स्तर पे जो प्रचलित होते हैं वो शास्त्रीय। क्षेत्रीय एवं शास्त्रीय नृत्य। हमारा फोकस मुख्य रूप से किस पे होगा? हमारा फोकस मुख्य रूप से होगा शास्त्रीय पे। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और संगीत नाटक एकेडमी, दो अथॉरिटीज होते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय की श्रेणी में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो शास्त्रीय नृत्य में 8 हैं जिसपे हम अपना अध्ययन करेंगे। मुख्य मुख्य नृत्य रूपों पे अध्ययन करेंगे। नृत्य, नाट्य, ड्रामा, नृत्य, नाट्य, म्यूजिक ऑफ इंडिया, संगीत। और भारत में संगीत का दो रूप प्रचलित हुआ। एक 13वीं शताब्दी के आसपास बाइफर्केशन होता है। उसके पहले तो 13वीं शताब्दी के पहले भारत में संगीत एक समान था पूरे भारत में। फिर तुर्की वगैरह और इन लोगों के आने से, बाहरी लोगों के आने से संगीत पे असर पड़ा और संगीत दो हो गया भारत में। शास्त्रीय संगीत की हम यहां पे बात कर रहे हैं, और वो है उत्तर भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और दक्षिण भारत में जो प्रचलित हुआ वो कर्नाटक, जो अपने विशुद्ध रूप में बना रहा वो कर्नाटक था। जबकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर बाह्य प्रभाव पड़ा। और थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे हम वाद्य यंत्र पे। तो नृत्य, नाट्य, संगीत एवं वाद्य यंत्र, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन एकदम नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और देखिए, इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको इस संभव बैच, फ्री बैच में एनरोल करना होगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, एनरोल होंगे, और इस क्लास का पूरा क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ वर्जन में। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अगर फाउंडेशन कोर्सेज को आप देख रहे हैं तो यहां पर प्रारंभ 2.0 बैच 2028 संकल्प 2027 के लिए यूपीएससी, और 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स सृजन प्रीलिम्स बैच है। और इन सभी बैचेस की अधिक जानकारी के लिए दिए हुए फोन नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। इस पे कॉल दीजिएगा और आपको सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम लेते हैं नृत्य। तो नृत्य, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि नृत्य दो रूपों में है, क्षेत्रीय और शास्त्रीय। किस आधार पे हम कहते हैं कि कोई नृत्य या कोई संगीत शास्त्रीय है? तो शास्त्रीय या क्लासिकल जब हम कहते हैं तो इससे तात्पर्य यह होता है कि इसके नियम जो हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। ये 500, 800 साल, 1000 साल, 15, 2000 साल पहले इनके नियम तय किए गए थे, और आज भी उन्हीं नियमों पर आधारित होते हैं। जब कोई भी नृत्य या संगीत उन पुराने नियमों पर आधारित होता है, जिसमें यह है कि आप उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको परफॉर्मेंस देना होगा, निष्पादन देना होगा, तो आपको 100% रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो जिसके नियम सदियों से तय हो चुके होते हैं और चले आ रहे होते हैं, उसे हम शास्त्रीय रूप कहते हैं। जैसे भाषा के स्तर पे
तमिल या फिर संस्कृत, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। उसी तरह से नृत्य में जैसे भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय है, लेकिन कुछ नृत्य रूप शास्त्रीय नहीं होते हैं, जो छोटे लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पे प्रचलित होते हैं। जैसे पंजाब में गरबा, गुजरात में गरबा और डांडिया, पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा, ठीक है, या राजस्थान में कालबेलिया। तो ये जो नृत्य रूप है ना, या फिर महाराष्ट्र में लावनी, ये जो नृत्य रूप है ये छोटे स्तर पे छोटे क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, तो इसे शास्त्रीय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और जिस भी नृत्य रूप को शास्त्रीय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है या नहीं दिया गया है, उसमें आप अपने हिसाब से चेंज या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे जो भी शास्त्रीय नृत्य है ना, वो 8 हैं कुल, और ये तय किसने किया देश में हमारे कि 8 ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं, और वो कौन कौन से हैं, और ये तय करने का अधिकार सिर्फ 2 संस्थाओं को भारत में है, और वो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी, जो किसी भी नृत्य रूप को या संगीत को या भाषा को शास्त्रीय रूप देते हैं या फिर उस लिस्ट से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो कुल 8 नृत्य रूप शास्त्रीय हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पत्ति, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से, ठीक है, ओडिसी उड़ीसा से जन्मा, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र तेलंगाना, और फिर नॉर्थ ईस्ट से 2 शास्त्रीय नृत्य, एक मणिपुर से जन्मा मणिपुरी और असम से उत्पत्ति हुई है सत्र सेशंस सत्रीय नृत्य के। तो ये 8 नृत्य शास्त्रीय की श्रेणी में आते हैं, और नृत्य हो या संगीत हो या फिर वाद्य यंत्र, इन तीनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसमें ढेर सारे नियम विनियमन दिए गए हैं, वो 2000 साल पुरानी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को समझ लीजिए कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा परफॉर्मर्स का, म्यूजिशियंस का, डांसर्स का ये बाइबिल या कुरान या भागवत गीता है, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो नाट्य शास्त्र जिसके कंपोजर थे भरत मुनि, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कला के विविध रूपों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, और लगभग 2000 साल पुरानी है, हमारे से 2000 साल पुरानी। और उसी में मतलब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नृत्य के 3 पहलू दिए गए हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। नृत्य के 3 पहलू दिए गए हैं। तो एक है वर्गीकरण या पहलू कह सकते हैं, एस्पेक्ट। एक है जिसे नाट्य कहा जाता है, एक पक्ष नाट्य है, दूसरा पक्ष है नृत्य, और तीसरा पक्ष है नृत्य। तो नाट्य में ड्रामा, डांस, जैसे आप डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो उसमें ड्रामा ज्यादा लगेगा, नाटक ज्यादा लगेगा और डांस कम लगेगा, तो वो नृत्य का एक पक्ष है नाट्य। दूसरा, जब नृत्य में ही नाट्य शास्त्र के हिसाब से जो एस्पेक्ट्स है, दूसरा एस्पेक्ट है नृत्य। नृत्य ये किसी विषय या विचार या किसी भावना को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। जैसे परफॉर्मर, डांसर कुछ ऐसे करें तो ये मुरली बजाने का है। और आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में बांसुरी या मुरली वाला जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो कुछ स्टेप्स जो होते हैं ना, वो बताने के लिए होते हैं, किसी साहित्य या किसी भावना या किसी
रस की अभिव्यक्ति करने के लिए जो पहलू लिया जाता है नाट्य शास्त्र के हिसाब से, वो नृत्य पहलू है। तो नाट्य ड्रामेटिक एलिमेंट है, नृत्य नृत्य जो है वो ड्रामेटिक नहीं है, ये एक्सप्रेशनल है। ये एक्सप्रेशनल है, तो ये भी एक्सप्रेशनल है, अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। एक्सप्रेशनल, ये भी एक्सप्रेशनल, ठीक है। ये अभिव्यक्ति का, ये दोनों अभिव्यक्ति का माध्यम है, नाट्य और नृत्य, ठीक है। इन दोनों के द्वारा हम किसी मूड या किसी भावना या किसी साहित्य आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। और जो नृत्य है, नृत्य स्पेलिंग देख लीजिएगा, नृत्य, नृत्य, जो नृत्य है ये नॉन एक्सप्रेशनल होता है। मतलब इसमें ऐसे पोज होते हैं जिन पोजेस पे कोई मीनिंग नहीं निकलता है, किसी भावना या किसी साहित्य या किसी मूड या इमोशन की अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते हैं। ये विशुद्ध होता है, ये शुद्ध, एकदम विशुद्ध नृत्य होता है, जहां शरीर की भाव भंगिमाएं किसी भी भावना या रस या साहित्य या मनोदशा को अभिव्यक्त नहीं करती हैं। और जो नृत्य है वो अभिव्यक्त करता है, ये अर्थ बताता है, अर्थ अभिव्यक्त करता है। और जो इधर है नाटकीय तत्व, ड्रामा, ड्रामेटिक एलिमेंट, तो आजकल जितने भी शास्त्रीय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें नाटकीय तत्वों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती है, सिवाय कथकली के। केरल से उत्पन्न हमारा शास्त्रीय नृत्य कथकली आज भी इम्फसाइज करता है, जोर देता है डांस में नाटकीय तत्वों को, ड्रामेटिक एलिमेंट्स को जोर देता है, ठीक है। ये वर्गीकरण है हमारे पास एक, ठीक है। तो यहां पर देखिए, कहने का मतलब ये कि 3 पहलू हैं वर्गीकरण में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के वर्गीकरण में 3 पहलू हैं, नाट्य, नृत्य, नृता, जिसमें से नाट्य और नृत्य को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन जो नृत्य है थर्ड वन, वो नॉन एक्सप्रेशनल है, तो उसका उपयोग एक्सप्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। साहित्य किसी भावना, किसी मूड, किसी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो सिर्फ 2 पहलू हैं नृत्य के 3 में से, नाट्य और नृत्य का उपयोग डांसर, नर्तक या नर्तकी द्वारा नव रस या नव भावनाओं को अभिव्यक्त या संप्रेषित, कम्युनिकेट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे बहुत खुश हो गए, बहुत प्रेम आ रहा है, आश्चर्य, शांति, करुणा, वीर रस, क्रोध है, और डिस्कस्टिंग, घृणा। तो अलग अलग रस कहते, यहां पे बताया जाता है कला में कि मानव स्वभाव में 9 तरीके के इमोशंस अलग अलग हैं, नव रस, ठीक है। और डांस में जो परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, इसका प्रस्तुतिकरण का 2 तरीका है। एक प्रस्तुतिकरण फॉर्मलाइज्ड है, फॉर्मल उसको कहते हैं नाट्य धर्मी, फॉर्मलाइज्ड प्रेजेंटेशन। तो एक प्रेजेंटेशन होता है डांस में जो फॉर्मल होता है, फॉर्मलाइज्ड प्रेजेंटेशन, ये कहलाता है नाट्य धर्मी। और एक होता है इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो जो इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है उसे कहा जाता है लोक धर्मी। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन 2 है, फॉर्मलाइज्ड प्रेजेंटेशन एंड इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो इनफॉर्मल में थोड़ा रियलिस्टिक टच होता है इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में थोड़ा आइडियलिस्टिक टच होता है। तो ये आदर्श यहां पे हमें दिखाई देगा, आदर्शवादिता, और ये होगा यथार्थवादिता, आदर्शवादिता और यथार्थवादिता, ठीक है। अब
यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें नृत्य के 3 पक्ष बताए गए हैं, 3 पहलू बताए गए हैं, नाट्य और नृत्य जो दोनों अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं और नृत्य जो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से एक अन्य प्राचीन वर्गीकरण हमारे पास है जो किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें भी नृत्य के 3 पहलू या 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डांस दिए गए हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट है तांडव, तांडव पक्ष, दूसरा एस्पेक्ट है अभिनय और तीसरा एस्पेक्ट है लास्य। तांडव, अभिनय और लास्य, ठीक है, तांडव, अभिनय और लास्य। तांडव जो है ये अधिक पुरुषोचित है, ये पुरुषोचित, मैस्कुलिन, ये हाईली मैस्कुलिन है, ये वीर रस से ओतप्रोत है, निर्भीक है, ओजस्वी है तांडव, ठीक है, ये मैस्कुलिन है। दूसरी तरफ है उसके उलट लास्य जो स्त्रियोचित है, ये फेमिनाइन है, हाईली फेमिनाइन। तो ये हाईली मैस्कुलिन है और ये हाईली फेमिनिन है। तो अगर ये फेमिनिन है, स्त्रियोचित है, तो ये सॉफ्ट है, लिरिकल है, सॉफ्ट और लिरिकल, ये मृदु, कोमल और गीतात्मक और सुंदर है। और जो तांडव है वो जो अधिक पुल्लिंग है, अधिक पुरुषोचित है, वो वीर है, वो निर्भीक है और ओजस्वी है। और तीसरा पक्ष है ड्रामा वाला पक्ष, अभिनय या नाटकीय तत्व, ठीक है। और नाटकीय तत्व को प्राप्त करने के लिए या अभिव्यक्त करने के 4 तरीके हैं। अंगिका, शारीरिक भाव भंगिमाएं, हाव भाव, वाचिका, बोलना, वाचनालय, बोलना, वाचिका, आहर्य, कॉस्ट्यूम एंड एडॉर्नमेंट, वस्त्र एवं साज सज्जा, वस्त्र एवं साज सज्जा, और सात्विका, आहर्य और सात्विका। सात्विका मतलब लिटरेचर। अंगिका, वाचिका, आहर्य और सात्विका के माध्यम से अभिनय को प्राप्त किया जा सकता है किसी परफॉर्मेंस में। तो फिर से एक बार हमने ये देखा कि एक नृत्य के एक अन्य वर्गीकरण में भी जो किसने दिया हम ये नहीं जान पाए हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि 3 है, और इसमें 3 है, तांडव, अभिनय और लास्य। तांडव पुरुषोचित है, लास्य स्त्रियोचित है, अभिनय ड्रामा है। उसी प्रकार जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य है, नृत्य है और नृता है, जिसमें से नाट्य में नाटकीय तत्व है, कथकली को छोड़ के कोई आजकल इस पे जोर नहीं देता। नृत्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है और नृता अभिव्यक्ति का माध्यम बिल्कुल नहीं बनता है, ये नॉन एक्सप्रेशनल होता है, ठीक है। और एक ये है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं ना, तो अब है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे आधारित ही भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है हमारे कंट्री का, और इसके उत्पत्ति तमिलनाडु से ली जाती है, तमिलनाडु स्टेट। तो ये 2 टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण पर आधारित है, और भरतनाट्यम को माना जाता है कि ये अग्नि नृत्य है, क्योंकि और ये कहा जाता है ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो 5 तत्वों में 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स में एक मेटाफिजिकल एलिमेंट फायर है। फायर, अग्नि, पेट में अग्नि है जो खाना पचाती है, जठर अग्नि, अग्नि, फायर डांस। तो ये फायर डांस है, और ये फायर डांस है, और ये अग्नि के आध्यात्मिक तत्व को अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। और नाट्य भरत मुनि का ये जो नाट्य शास्त्र पे आधारित भरतनाट्यम है, ये एक हर्या डांस है। एक हर्या डांस, एक हर्या डांस का मतलब होता है सोलो। तो भरतनाट्यम एक्चुअली सोलो परफॉर्मेंस होता है, और इसमें मेल डांसर्स नहीं होते हैं, परंपरागत तरीके से मेल डांसर्स नहीं होते, सोलो परफॉर्मेंस। और जो फीमेल डांसर्स होती हैं वही मेल कैरेक्टर भी प्ले करेंगे। जैसे मान लीजिए
किसी डांस परफॉर्मेंस में जो ये, और ये 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य ना बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत 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 रिलीजियस होते हैं। इसमें वल्गैरिटी के लिए 0 स्पेस है, 1% भी स्पेस नहीं है। रत्ती भर भी इसमें वल्गैरिटी नहीं होता है, क्योंकि 8 के 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से रिलीजियस है, धार्मिक है। तो यहां कोई चांस ही नहीं है, किसी भी तरीके के वल्गैरिटी का कोई स्कोप ही नहीं बनता है, कोई स्कोप नहीं है वल्गैरिटी का, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए कि यहां पर जो है ना भरतनाट्यम ये सोलो परफॉर्मेंस है, और यहां पे जो डांसर है, नर्तक या अर्थात या यूं कह लीजिए कि नर्तकी है, क्योंकि इसमें मेल डांसर्स नहीं होते हैं। और अगर मेल डांसर्स नहीं है और फीमेल कैरेक्टर हैं जो डांसर हैं, और वो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के स्टेप्स कर रही हैं, तो वो शिव जी वाले भी स्टेप्स करेंगी और पार्वती जी वाले भी स्टेप्स करेंगी। एक हर्या है, ये सोलो परफॉर्मेंस होता है। और भरतनाट्यम का 5 पैटर्न है, आलरिप्पू या फूलों से सजाना, ठीक है, फूलों से सजाना आलरिप्पू, जिसमें डांसर ऐसा देखिए हाथ में फूल पकड़ रखे हो और ऐसे ऐसे डांस करें, फिर वो जाकर के फूल भगवान जी को चढ़ा दिया जाएगा। आलरिप्पू, फिर जटीश्वरम, फिर शब्दम और वर्णम होता है, और फिर अंत में तिलन्ना कहते हैं उससे, जब ये खत्म हो रहा होता है। तो आलरिप्पू प्रारंभिक चरण है। जटीश्वरम, जटीश्वरम यहां पे अमूर्त नृत्य होता है, ये नॉन एक्सप्रेशनल होता है। तो दूसरे स्टेज में भरतनाट्यम में अभिव्यक्ति, जो भी स्टेप्स होते हैं वो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनते हैं, लेकिन जहां शब्दम चरण आता है, तो आप सब समझ रहे हैं, शब्द का मतलब ही हो जाएगा कि अभिव्यक्ति होगा। तो तीसरा चरण होता है डांस में, इसमें भरतनाट्यम में, वो किसी साहित्य, किसी भावना, किसी साहित्य, जैसे रामायण या महाभारत या कोई श्रीमद् भागवत गीता का, सॉरी, श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड हो, वो सब अभिव्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो आलरिप्पू या फूलों से सजाना, जतीश्वरम, यहां पे कर्नाटक संगीत बजेगा, पार्श्व में दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत बजेगा, और संगीत के नोटों के साथ, नोट मतलब पैसे वाला नोट नहीं, नोट्स सारेगामा पाधानी के साथ अमूर्त नृत्य, ये नॉन एक्सप्रेशनल होता है। और फिर जो तीसरा स्टेज होता है वो एक्सप्रेशनल होता है, वहां पता चल रहा होता है देख करके कि क्या समझ में आ रहा होता है कि किस चीज को अभिव्यक्त किया जा रहा है, एक्सप्रेशनल। और वर्णम जो होता है ना, ये नॉन एक्सप्रेशनल प्लस दोनों होता है, नॉन एक्सप्रेशनल प्लस एक्सप्रेशनल, नॉन एक्सप्रेशनल प्लस एक्सप्रेशनल दोनों होता है। तो पहला स्टेज फूलों से सजाना, भगवान को पुष्प अर्पित करना, जटीश्वरम नॉन एक्सप्रेशनल, शब्दम एक्सप्रेशनल, चौथा वर्णम नॉन एक्सप्रेशनल प्लस एक्सप्रेशनल, दोनों एक साथ चल रहा होता है, बहुत कठिन है ये। और तिलन्ना समाप्ति का चरण है, ठीक है। फिर आता है कथकली, दूसरा शास्त्रीय नृत्य हमारे देश का, और जन्म उत्पत्ति केरल राज्य से मानी जाती है, केरल से। और कथकली ना, ये नाट्य, इसमें नाट्य की प्रधानता है, ड्रामेटिक एलिमेंट डोमिनेट करता है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा ये देखने में डांस कम लगता है और ज्यादा नाटक लगता है, ड्रामेटिक एलिमेंट डोमिनेट करता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि कथकली की उत्पत्ति केरल के परंपरागत नाट्य रूपों से हुई है, परंपरागत नाट्य रूपों से हुई है, जैसे चकियार कूथू, कुडियट्टम, कृष्णट्टम, रामानट्टम, क्षेत्रीय नाट्य रूप, केरला के क्षेत्रीय नाट्य रूप। और इसमें एक और चीज शामिल की गई है कथकली में, वो ये रहा, केरला का डांस, केरला का ये मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट जिसे डांस के स्टेप्स, इसके स्टेप्स डांस में डाले गए हैं, इसीलिए कथकली बहुत डिफिकल्ट है परफॉर्म करना। तो ये कलारी पयट्टू कहलाता है, ये जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये कलारी पयट्टू, ये मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ केरला, ये भी इसके भी स्टेप्स कथकली में डाले गए हैं।
तो जो कलारीपयट्टू है ना, अगर आप मूवीज देखते हैं, जैसे बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, तो कमांडो सीरीज करते हैं, एक एक्टर हैं बड़े ही शानदार और फिट, उनसे ज्यादा फिट मुझे तो नहीं लगता कि भारत में दो चार ही लोग होंगे शायद। उनका नाम है विद्युत जामवाल, कमांडो सीरीज वाले, और भी कई मूवीज किया उन्होंने, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन फिटनेस उनकी मतलब अनमैच्ड, अनपैरेलल है। और वो 3 साल की उम्र से सीख रहे हैं ये कलारीपयट्टू। अब देखिएगा, क्लिप सुन के पड़े होंगे, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। और दूसरे हैं एक्टर बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ, बागी सीरीज वाले, बागी 1 2 3 4 5 6, वो हैं कलारीपयट्टू के। ये दोनों के दोनों वेल नोन फिगर्स हैं जो कलारीपयट्टू के एक्सपोनेंट्स हैं, ग्रेट एक्सपोनेंट्स हैं, बहुत बढ़िया आता है इन्हें। और आप मूवीज में उनके स्टेप्स देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, भाई ये तो मार्शल आर्ट के लोग हैं, ये ऐसे ऑर्डिनरी एक्टर्स नहीं है। तो कलारीपयट्टू ये सब इसमें शामिल है। इसीलिए जब कथकली डांस, कथकली जब किया जाता है ना, तो कथकली में जो जैसे डांसर खड़ा है, तो पैर कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं पड़ते हैं, पैर हमेशा टेढ़े, कर्व। और जैसे जूता पहने ऐसे मोड़ लीजिए, एक तरफ जूता ऐसे कर लीजिए, एक तरफ जूता ऐसे कर लीजिए, बीच में है ना, तो पैर टेढ़े पड़ते हैं इसमें हमेशा। ये और इसको मुश्किल बना देता है। ठीक, तो कथकली, अब कथकली में डांस भी है, म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, म्यूजिकल एलिमेंट सारा फुल मसाला है, फुल चीज, हर एक चीज इसमें सब मिलेगा। नृत्य भी मिलेगा, संगीत भी मिलेगा, नाटक भी मिलेगा, सब मिश्रण है। और इसमें भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये महाभारत के एपिसोड्स इसको एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये कथा कहने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। कथाकली, कथाकली, कथाकली और यूपी से निकला हुआ कथक, ये दोनों कथा कहने की परंपरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कथा आप कहते हैं ना, तो फ्लैट, तो उतना बढ़िया नहीं लगता है कथा कहने में, फ्लैट कथा कहने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम कथा कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे एक कथा कहूं कि महिषासुर मर्दिनी ने, दुर्गा माता को कहते हैं ना, महिषासुर मर्दिनी ने राक्षस महिषासुर का अपने अस्त्र शस्त्र से, वो त्रिशूल से उसका संहार कर दिया, ऐसे फ्लैट। फिर मैं कहूं महिषासुर मर्दिनी ने अपने अस्त्र शस्त्र से उसका वध कर दिया। तो ऐसे जब आप एक्ट करते हैं ना, जब एक्ट करते हैं, डांस में लाते हैं इसको, तो वही कथा कहना इंप्रेसिव लगने लगता है, वो प्रभावशाली लगने लगता है। तो कथकली और कथक वही है। कथा कहने की तकनीक को, परंपरा को थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए हाव भाव, भंगिमाएं, ये सब जोड़ दिए जाते हैं। तो कथकली नृत्य, संगीत और अभिनय तीनों का मिश्रण है। भारतीय महाकाव्यों से ली गई कहानियों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें हाव भाव, शारीरिक भाव भंगिमाएं और कपड़े लत्ते, साज सज्जा, लिटरेचर, ये सब, और नाट्य भी है, नृत्य भी है, नृत्य पहलू, सारे के सारे पहलू, ठीक है ना। और कोडिफाइड हस्तमुद्रास, तो हस्त मुद्रा, जैसे ऐसे बजाना, शंख जैसे बता ना, शंख बजाते हैं, तो ऐसे अगर कोई ऐसे कर रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि क्या बजा रहा है, शंख बजा रहा है, युद्ध घोष कर रहा है, आक्रमण ऐसे। ठीक, तो मुझे उतना नहीं आता है, मैं कोई डांसर या आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं हिस्टोरियन हूं, प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूं। थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं, जितना कि मुझे समझ में आता है, जितना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उतना ही, बस उससे ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं इसे। ठीक है, तो नाट्य, नृत्य और नृत्य सारे पहलू इसमें। कोडिफाइड हस्त मुद्राएं हैं, कोडिफाइड हस्त मुद्राएं, हाव भाव भंगिमाएं, सब कुछ पहले से तय होता है। जैसे ऐसे किया तो इसका मतलब मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का, ऐसे, ये मुक्का, मुष्ठी, मुष्ठी, तो कोडिफाइड हस्त मुद्राएं हैं। और चेहरे के भाव भंगिमाएं बड़ा, इसमें कथकली में क्या है ना, माइनर बॉडी पार्ट्स पे बहुत जोर होता है डांस में। माइनर बॉडी पार्ट जैसे आई, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, ये पलकें, ये मांसपेशियां, या लिप मूवमेंट, या आईबॉल, ऐसे आईबॉल मूवमेंट, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और ये कथकली ना इंटरप्रेट, व्याख्या करने वाला है, इंटरप्रिटेटिव होता है। और इसमें खुद से आपको देख करके समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है भाई। तो इसमें चरित्र जो होते हैं, स्टेज पर जो लोग होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, वो 3 कैटेगरी में होते हैं। 3 कैटेगरी में,
सात्विका, जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हैं या शिव जी हैं, तो सात्विका कैरेक्टर्स हैं। फिर होते हैं राजसिका कैरेक्टर्स। राजसिका कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एंटी हीरोज हैं लेकिन बड़े बलवान हैं, जो विलेन है लेकिन बड़े बलवान हैं। जैसे श्री राम, भगवान श्री राम के अपोजिट में एंटी हीरो रावण है, या श्री कृष्ण के अपोजिट में एंटी हीरो जैसे मान लीजिए शिशुपाल है, शिशुपाल। तो वो लोग राजसिका कैरेक्टर्स हैं। और तामसिका कैरेक्टर्स में होते हैं वन के रहने वाले लोग, वनवासी, जैसे एकलव्य, तो तामसिका कैरेक्टर में। तो सात्विका, राजसिका और तामसिका कैरेक्टर्स में होते हैं। और किसी भी डांस परफॉर्मेंस में 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य में कथकली जितना जोर देता है हर एक पक्ष पे, उतना कोई नहीं जोर देता है। इसमें नाट्य पे भी जोर है, नृत्य पे भी जोर है, नृत्या पे भी जोर है, और नाट्य में अंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विका पे भी जोर है। इसमें मार्शल आर्ट ट्रेडिशंस भी शामिल किए गए हैं, नाट्य ट्रेडिशंस भी शामिल किए गए हैं, और छोटे माइनर बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज्यादा, आईब्रो, आईबॉल, आईब्रो बोलते हैं, हाँ, आईब्रो, आईलिड, आईबॉल मूवमेंट, फेशियल मसल्स, लिप मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट्स, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और पैर थोड़े कर्व करके रखने होते हैं। और तो कथकली के साथ ही ये कथक भी है। तो कथक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है हमारे कंट्री का, और ये उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस शास्त्रीय नृत्य, तो इसमें संगीत, नृत्य और कथा कहने का अंदाज है। तो ये कथा कहने की मौखिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर ये कथा कौन सी कथा है? जैसे रामायण की, रामायण महाकाव्य है हमारा, रामायण और यहां पर रामायण को हम एक कथा के रूप में ले रहे हैं, इतिहास के रूप में यहां पे नहीं लिया जाता है, एक कथानक के रूप में लिया जाता है। महाभारत को यहां इतिहास के रूप में नहीं लिया जाता है, कथानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो कथा कहने की मौखिक परंपरा या महाकाव्य मिथक या किंवदंतियों के आधार पर लिया जाता है। तो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, हिंदू पौराणिक ग्रंथ, या जयदेव का गीत गोविंद, या फिर भारवी की किरातार्जुनीयम, तमाम ऐसे साहित्य ग्रंथ, नाट्य हैं जो ये यहाँ पे लिया जाता है और उनको डांस के थ्रू अभिव्यक्त किया जाता है। और फिर इसमें भाव भंगिमाएं जोड़े गए। ठीक है ना, भाव भंगिमाएं जोड़े गए। और मुख्य रूप से कथक केंद्रित रहा है राधा कृष्ण विषय वस्तु पे। और 15वीं शताब्दी के वैष्णव पंथ ने इसको एक आकार दिया था। जैसे मीराबाई, नंददास, सूरदास, कृष्णदास जैसे भक्ति संतों ने कथक को नया अंदाज दिया। लेकिन जब ब्रज क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रास लीला का उदय हुआ, तो इसने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कथक को आधुनिक रूप 2 जगहों पे मिला। उत्तरकालीन या परवर्ती काल के मुगल्स, जैसे आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा तो वहां पे एक कैरेक्टर है जहांदार शाह, मुगल एम्पायर है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह का दरबार में डांसर्स और म्यूजिशियन, सिंगर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। हालांकि जहांदार का शाह का काल बहुत छोटा रहा, या फिर जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर, फिर 1720 से 48 तक मोहम्मद शाह, जो डांस फैंस और ड्रामा म्यूजिक इनको बहुत जोर देता था। उसको लोग, उसके जमाने में लोग रंगीला कहा करते थे उसे, मोहम्मद शाह रंगीला। तो अब ये जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रंगीला वगैरह जितने भी खराब शासक रहे हों, एक काम के लिए अच्छे थे, क्योंकि इन्होंने डांस म्यूजिक ड्रामा को प्रमोट किया। और उससे भी मजेदार बात ये कि इन्होंने कथक को आधुनिक रूप दिया, एक नृत्य रूप दिया। और अवध के नवाबों ने भी इसमें अच्छा खासा योगदान दिया था। इसीलिए कथक का लखनऊ घराना बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो कथक में कुछ खास बातें हैं। जैसे कथक में शरीर का वजन, शरीर का भार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष पे बराबर बराबर बांटना होता है। और चूंकि यहां पे घुंघरू पहने होता है डांसर या पहने होती हैं, तो घुंघरू बजाया जाता है, थाप दे करके घुंघरू बजाया जाता है। तो पैर यहां पे बिल्कुल सीधे
पड़ेंगे। पैर ऐसे कथकली के जैसे घुमावदार नहीं पड़ेंगे, कर्व पैर नहीं रखना है, वो छम छम घुंघरुओं की आवाज बनेगी ना, तो पग घुंघरू से, पुराने बॉलीवुड के गाने में अमिताभ बच्चन उसमें है, वो कहते हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ऐसे करके कुछ है ना, कोई सॉन्ग है। तो घुंघरू कथक का एक अभिन्न अंग है, और ये बजता नहीं है यूं ही, बस बजाया जाता है भाई, पूरा कंट्रोल होता है। इसीलिए फ्लैट फुट मूवमेंट होगा हमेशा कथकली में, कर्व नहीं होगा, फ्लैट फुट मूवमेंट, ठीक है, फ्लैट फुट मूवमेंट, फ्लैट फीट मूवमेंट। तो अब आजकल क्या हो गया ना कि कथक में कथा कहने की परंपरा बहुत पीछे छूट गई। अब ये विशुद्ध नृत्य हो चुका है, अब इसमें कथा कहने का कुछ ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, तो अब ये विशुद्ध नृत्य पे बहुत ज्यादा जोर देता है कथकली। विशुद्ध नृत्य, कथा कहना बहुत पीछे छूट गया, जिसको क्या कहा जाता है, नृत्य, नृत्य, ठीक। और बीच बीच में जो उसमें डांसर होते हैं ना, वो पूरा 360 डिग्री ऐसे बीच बीच में घूमते रहते हैं ऐसे बीच बीच में। तो ये कथक के महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर ओडिसी है चौथा, ओडिसी, उड़ीसा के मंदिरों से, उड़ीसा के नट मंदिरों से, नट मंदिर, डांसिंग हॉल। बाकी नट मंदिर क्या है ये जानने के लिए आपको थोड़ा एक दो लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर के संभव सीरीज में, जहां पे हमने मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला पढ़ा था, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के और उड़ीसा समूह के मंदिरों पे अध्ययन किया था, तो वहां आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा नट मंदिर। अब ओडिसी में ना, ओडिसी में 3 रूप हैं। हालांकि ओडिसी का संबंध सीधे तौर पे राधा कृष्ण के दर्शन फिलॉसफी और भगवान जगन्नाथ फिलॉसफी से रिलेटेड है। भगवान जगन्नाथ ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु यानी कि भगवान जगन्नाथ का ही अवतार है। तो ये ना ओडिसी में जो डांसर्स थी उन्हें मेहरी कहा जाता था, तो मेहरी डांसर्स ही ओडिसी को प्रिजर्व करती थी, संरक्षित रखती थी। फिर उड़ीसा के राजाओं ने क्या किया कि मेहरी डांसर्स को दरबार में बुलाना शुरू कर दिया कि आप लोग हमारे लिए डांस करिए, राजा के लिए डांस करिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मेहरी जो अति धार्मिक था उसका उसका डिग्रेडेशन हो गया, पतन होने लगा। तो मेहरी का पतन वाला जो रूप था वो नर्तला था। तो जब मंदिर के डांसर्स को, मंदिर के नर्तकियों को राजाओं ने दरबार में बुला के डांस करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने अनुसार उसमें फेरबदल करने शुरू कर दिए। तो मेहरी परंपरा का डिग्रेडेशन हो गया और नर्तला, नर्तला आ गया, ठीक है। तो मंदिर के नर्तकियों को शाही दरबार में, अब इससे क्या हुआ ना कि ओडिसी का पतन होने लगा। अब फिर डांस मास्टर्स ने सोचा, जो डांस मास्टर्स थे उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, नौजवान बॉयज को, यंग बॉयज को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो जब यंग बॉयज को ट्रेनिंग दिया गया ना, तो राजाओं ने क्या किया कि अब उनको लगा रहे ये तो लड़के ही डांस कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें दरबार में बुलाना ही छोड़ दिया। तो वो जो नया रूप आया गोटीपुआ, उसको गोटीपुआ या गोतीपुआ कहा जाता है। तो ओडिसी के कुल 3 रूप, शुद्ध रूप में मेहरी, डाउनग्रेडेड रूप में नर्तला, और यंग बॉयज जब परफॉर्म करते गोतीपुआ कहा गया है, ठीक। और इसमें ओडिसी, देखिए ओडिसी के 2 प्रमुख चरण स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं। एक जो स्टेप है उसको कहते हैं तांडव, तांडव। ये तांडव स्टेप है ना, ये पुरुषोचित है, पुरुषोचित, और ये है लास्य स्टेप। और जो लास्य स्टेप है ये है स्त्रियोचित, फेमिनाइन, स्त्रियोचित। तो यहां पे है ना, जो ये यहां पे जो बॉडी पोजीशन है, बॉडी पोजीशन इमिटेटिंग, इमिटेटिंग स्क्वायर, देख रहे हैं, स्क्वायर शेप में बॉडी, स्क्वायर शेप में आ रहा है,
बॉडी पोजीशन ये पुरुषोचित है, इसको तांडव स्टेप कहा जाता है, ठीक है, ये तांडव स्टेप है। और इधर जो है ना, ये गर्दन का मूवमेंट, धड़ का मूवमेंट और घुटने का मूवमेंट, तो इसी को कहते हैं नेक मूवमेंट, धड़, टॉर्सो और घुटना, नी मूवमेंट। और तीन है ना, इसी को कहते हैं त्रिभंगा। त्रिभंग, त्रिभंग। तो नेक, टॉर्सो और नी मूवमेंट त्रिभंग लास्ट से कहलाता है। तो ये यहाँ पे तांडव स्टेप, ये तांडव है स्टेप है और ये लास्ट से स्टेप है। तो इसी दो के इर्द गिर्द ये डांस परफॉर्मेंस चलता है। और इसमें मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, मंगलाचरण, फिर देवता का आह्वान, जगन्नाथ भगवान का आह्वान किया जाता है, फिर विशुद्ध नृत्य का एक चरण आता है, विशुद्ध नृत्य जिसमें नॉन एक्सप्रेशनल होता है, तो विशुद्ध नृत्य का एक चरण आता है। और फिर उसके बाद इससे मोक्ष डांस करके लास्ट में खत्म कर दिया। मोक्ष का मतलब ही होता है जगन्नाथ भगवान में समा गए हम, तो मोक्ष डांस पे ये खत्म होता है, द एंड होता है इसका। और इसी तरह से देखिए नॉर्थ ईस्ट से दो है, एक है सत्रिय और दूसरा है मणिपुरी। तो सत्रिय असम से निकला हुआ है। 15वीं शताब्दी में इसको आकार दिया था वैष्णव संप्रदाय के संत जिनका नाम था शंकर देव, और इसे सत्र मतलब वैष्णव मठ में जो भक्ति सेशंस होते थे, उन्होंने, संतों ने बड़ी इसको प्रतिष्ठा से बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया था। और ये स्थानीय लोक नृत्य से काफी अधिक प्रभावित है। स्थानीय लोक नृत्य से सत्रिय बहुत अधिक प्रभावित होता है। और इसी तरह से मणिपुरी भी है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से मणिपुरी, ये भी बहुत धार्मिक है और तीज त्योहारों से, पारंपरिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। और इसका जो प्रारंभ था ना, इस प्रारंभ में इसको कहते थे लाई हरोबा। लाई हरोबा का मतलब होता है देवी देवताओं को प्रसन्न करना, उनका आह्वान करना। और इसमें जो मुख्य डांसर्स होते हैं वो आम लोग नहीं होते हैं, इसमें जो डांसर्स होते हैं ना वो पुरोहित ही होते हैं, प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस, प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस ही होते हैं जो इसमें डांसर्स होते हैं, वो आम लोग नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है। और नृत्य के साथ साथ इसमें समूह गायन होता है, समूह में लोग मिल करके गाते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं, मतलब भजन कीर्तन, संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग बोलते हैं, मिल करके गाना, कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग। तो नॉर्थ ईस्ट से दो हो गया, सत्रिय और मणिपुरी। मोहिनीअट्टम केरला से है, ठीक है, केरला से भारत का शास्त्रीय नृत्य। ये मोहिनी का मतलब ही होता है सुंदर स्त्री, तो जाहिर सी बात है देखिए कि मोहिनीअट्टम में स्त्रियां ही होंगी, फीमेल डांसर्स होती, मेल डांसर्स नहीं हो सकते इसमें। और वैसे ही जैसे भरतनाट्यम में भी फीमेल डांसर्स होती हैं लेकिन सॉरी, और तो हो गया। और जैसे कथकली, कथकली में सारे मेल डांसर्स होते, सारे के सारे मेल डांसर्स होते हैं। और इधर मोहिनीअट्टम में फीमेल डांसर्स, और मोहिनीअट्टम के अलावा कुछ एक दो और में भी फीमेल डांसर्स हैं, जैसे भरतनाट्यम में फीमेल डांसर्स, ओडिसी में फीमेल डांसर्स, लेकिन शुरुआती दौर में फीमेल डांसर्स होती थी। ओडिसी कोई भी कर सकता है, मेल हो या फीमेल, ठीक है। और फिर कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र से व्युत्पन्न है, ये आंध्र से निकला है, आंध्र तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश ना करके लिखते हैं यहां पे हम आंध्र क्षेत्र, ताकि तेलंगाना भी इसमें सम्मिलित रहे। और इसका प्रारंभिक रूप यक्षगान था, सिद्धेंद्र योगी द्वारा इसे 17वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया था। राधा कृष्ण पंथ के आसपास ये संचालित रहा है। और इसमें फुटवर्क कंट्रोल, पैरों पर जबरदस्त नियंत्रण, यूं समझ लीजिए जिम्नास्टिक करना, इसको करने का मतलब जिम्नास्टिक करना ही होता है कुचिपुड़ी। और ऐसे ही देखिए
रंगमंच या जो नाट्य परंपराएं हैं, नाटक अपने आप में, ये नाटक अपने आप में बहुत पूर्ण होता है, क्योंकि नाटक में डांस भी होगा और म्यूजिक भी होगा, और नाटक में ड्रामा, जो ड्रामा है नाटक वो तो है ही है, तो नाट्य परफॉर्म करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो रंगमंच या नाटक अपने आप में कला का एक पूर्ण रूप है। इसमें अभिनय भी है, संवाद भी है, कविता भी है, संगीत भी है, जो शामिल है सब। एक कथा कला के रूप में, कथा कला के रूप में नृत्य रंगमंच रूप का आधार है। तो इसे गुजरात में देखा जा सकता है, गुजरात से, या फिर आप कश्मीर में, या हर जगह आपको, हर राज्य का एक या दो नाट्य रूप कोई ना कोई आपको अवश्य ही मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में जैसे तमाशा बोलते हैं ना, तमाशा नाट्य महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का, जैसे पैसा फेंक तमाशा देख, उसी तरह से नौटंकी यूपी का है, जतरा बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्र का है, भांड पाथेर कश्मीर का है। इसी तरह से नाट्य हर राज्य में एक या दो, एक या, जैसे विदेशिया बिहार का, विदेशिया ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा ना, नौटंकी नाट्य, नौटंकी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत हरियाणा। संगीत, नृत्य और संवाद पर आधारित लोकप्रिय नाट्य, लोक नाट्य, प्रेम कथाएं, पौराणिक कथाएं प्रमुख विषय वस्तु होते हैं इसमें। रामलीला उत्तर प्रदेश, बिहार। रामलीला उत्तरी भारत में ही होता है वैसे रामलीला। रामायण की नाटक की प्रस्तुति दशहरे के समय प्रमुख रूप से। अब स्वांग रचना, भेष बदलना, स्वांग हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। संवाद प्रधान नाटक जिसमें सामाजिक व पौराणिक विषयों पर आधारित कथाएं होती हैं। फिर भांड पाथेर जम्मू कश्मीर। पंजाबी नौटंकी, जाहिर सी बात है पंजाबी नौटंकी, पंजाबी लिखी गया है, तो फिर करियाला हिमाचल, भावई गुजरात और राजस्थान थोड़ा बहुत। तमाशा मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र और मुख्य रूप से महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा ना याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल अवश्य है, लेकिन थोड़ा दम लगाएंगे और एग्जाम के पहले ताजा ताजा याद करके जाइएगा तो याद रहेगा, क्योंकि वैसे तो याद रहने से रहा बड़ा मुश्किल है। यक्षगान कर्नाटक का है, कुडियट्टम केरला का है, थियट्टम थयट्टम केरला का, यट्टम यट्टम जितना है तो समझ लीजिएगा केरला का ही है। कुर्माची नाटकम तमिलनाडु, भागवत मेला तमिलनाडु, बुर्रा कथा आंध्र तेलंगाना, वील नाटकम तमिलनाडु, तमाशा महाराष्ट्र, दशावतार महाराष्ट्र कोंकण, ओग्गू कथा तेलंगाना। तो ये इतना तो याद तो नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एग्जाम के थोड़े पहले 8-10 भी अगर रट्टा मार के चले गए ताजा ताजा और आया तो क्वेश्चन फंस गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा यूट्यूब पे और इसको सर्च करेंगे ना तो क्लिप्स वगैरह देखने पे थोड़ा याद रहता है। अब देखिए, जैसे अब संगीत पे आते हैं, ठीक है, नृत्य तो हो गया, संगीत। तो संगीत और वाद्य यंत्र, तो हिंदुस्तानी 13वीं शताब्दी के पहले पहले तक भारत में, पूरे भारत में संगीत एक समान हुआ करता था। और हम मानते हैं कि भारत में संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, जो कि ऋग्वेद के मंत्रों का वास्तव में गायन रूप ही है। तो सामवेद कुछ नहीं है, सामवेद के 75 मंत्र ही नहीं है, नए हैं। सामवेद के सारे मंत्र ऋग्वेद के ही हैं और इसे गायन रूप में गाया जाता है। सामवेद मंत्रों का गायन है, तो वहीं से उत्पत्ति हिंदुस्तानी। तो 13वीं शताब्दी में क्या होता है, तुर्की आते हैं, फिर तुर्की, उसके बाद अफगानी, ईरानी, फिर सेंट्रल एशिया वाले तुरानी, फिर अरब वाले भी आते। तो बाहर से उत्तरी भारत में बहुत सारे लोग आ गए, और जब ये लोग आते हैं तो ये अपने साथ अपना संगीत भी लेकर के आए, वाद्य यंत्र भी लेकर के आए। तो उत्तरी भारत में भारत के संगीत पर बाह्य प्रभाव पड़ा और इम्प्रोवाइज्ड होने लगा। उत्तरी भारत में संगीत विशुद्ध रूप में नहीं बच पाया, असर आया, प्रभाव आया और इम्प्रोवाइज्ड हो गया। तो उसे हमने नाम दिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। व्युत्पत्ति मुगल काल में फारसी व भारतीय संगीत के समन्वय से। मुख्य विशेषताएं, इसमें राग और ताल की प्रधानता होती है। आलाप, बंदिश, तान, तराना, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, इसमें उपशैलियां हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय में ही। वाद्य यंत्र पे ध्यान दीजिएगा, सितार, सारंगी, तबला, बांसुरी, हारमोनियम का प्रयोग। अब इसमें घराने होते हैं, टीचर्स के घराने, जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर अत्रौली घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, बनारस और आगरा घराना। बनारस घराना बड़ा प्रमुख है। प्रमुख संगीतज्ञ हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मियां तानसेन,
भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, बिस्मिल्लाह खान, आमिर खान, पंडित जसराज। फिर दूसरा जो दक्षिण भारत में है, भारत का संगीत जहां प्रिजर्व रहा, जहां संरक्षित रहा, वो दक्षिण भारत का संगीत था और उसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत या कर्नाटक शास्त्रीय शैली कहा गया। दक्षिण भारत में ये वैदिक और भक्ति परंपरा से निकलता है, अधिक स्ट्रक्चर्ड, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है ना, गायन केंद्रित है। तो कर्नाटक में ना जो ज्यादा फोकस किया गया है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस नहीं किया गया है, ये वोकल है, ये वोकल गले पे, गायन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसमें कीर्तम, वर्णाम, कीर्तने, कृति, पद्म, तिलन्ना शैलियां हैं और वाद्य यंत्र मृदंगम है, वीणा है, वायलिन है, नाद स्वरम है। प्रमुख संगीतज्ञ पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि हमने इसमें देखा है कि राग, ताल, स्वर, श्रुति, अलंकार, राग सुरों का समूह है। सुर होते हैं ना, सुरों का समूह है जिससे भाव उत्पन्न होते हैं। ताल, लय, ताल से ताल मिला, लयबद्ध फ्रीक्वेंसी, लयबद्ध मापदंड जो रचना को समयबद्ध करता है। स्वर 7 है, 7 सरगम का स, ठीक है, स, ऋषभ का रे, गांधार का ग, मध्यमा का म, प, हैवत का ह, निषाद का नी। श्रुति सूक्ष्म छोटे छोटे स्वर भिन्नताएं। अलंकार अभ्यास के लिए सुरों का सजावटी प्रयोग। ठीक है, अब जो सुर हैं 7 सुर हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नि। इसमें सुर या तो शुद्ध हैं, या तो तीव्र हैं, या तो कोमल हैं। मतलब या तो उसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर रखिए, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, या फ्रीक्वेंसी घटाइए। तो स को ना कभी बढ़ाना है ना कभी घटाना है, जो है सो है, शुद्ध रूप में इसको गाया या इंस्ट्रूमेंट पे बजाया जाता है। रे जो है, ऋषभ वाला रे, वो कोमल है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को घटाया तो जा सकता है लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तीव्र नहीं किया जा सकता है। गांधार का ग, इसे भी कोमल किया जा सकता है, तीव्र नहीं किया जा सकता है। म जो है, म, मध्यमा का म, इसे आप फ्रीक्वेंसी तीव्र कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डाउन नहीं कर सकते हैं। प को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ध का कोमल है, डाउन करिए। निषाद का नी, नी को डाउन करिए, कोमल। तो सिर्फ एक सुर है म जिसे तीव्र किया गया है, बाकी सब कोमल या तो शुद्ध हैं। ठीक है, ये। और फिर उपशैलियां देखिए, ध्रुपद, ध्रुपद, ये सब उपशैलियां, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चोटी की बंदिश, भजन, गजल, कव्वाली, कजरी, ये सब उत्तर भारत में है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपशैलियां हैं। ध्रुपद सबसे प्राचीन शैली, गंभीर और आध्यात्मिक भाव से युक्त, धीमी गति से राग का विस्तार होता है। ध्रुपद सबसे पुराना। ख्याल प्रचलित है, लय, तान और भाव के साथ अधिक लचीला और रचनात्मक है। तराना राग में लय के शब्द आएंगे, ना दिन दिन दा, ना दिन दिन दा, ना तिन तिन ता, तराना के साथ गायन तेज गति से प्रस्तुत किया जाता है। तराना। ठुमरी रोमांटिक है, लव वाला, श्रृंगार है, और आज तो ऐसे ही श्रृंगार दिवस कहते हैं, क्या कहते हैं आज, ठीक है। ठुमरी रोमांटिक और श्रृंगारिक भाव प्रधान, लचकदार भावनात्मक प्रस्तुति। टप्पा तेज तान, तान और जटिल लय। दादरा ठुमरी से मिलता जुलता, चोटी की बंदिश, ख्याल गायक गायन। भजन भक्ति भाव। गजल उर्दू शायरी, कव्वाली सूफी परंपरा, कजरी वर्षा ऋतु प्रेम भाव की उपशैलियां, से संबंधित उपशैलियां हैं। तो ये उपशैलियां मुख्यतः किसकी हैं? ये हिंदुस्तानी उपशैली। उपशैलियां दक्षिण भारत में, कर्नाटक में नहीं होंगी, वहां पे इम्प्रोवाइज नहीं किया गया है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, ड्रामा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है, निष्पादन कलाओं में। लेकिन यहां पे एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि इस पर प्रश्न कम ही आते हैं। बहुत कम चांस है कि यूपीएससी
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे इस पे प्रश्न बनेगा। एक आध ही प्रश्न बनने की संभावना है, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए एक प्रश्न बन गया और मिल गया, हमें तो कोई हर्ज तो नहीं है, इसमें कोई घाटा तो नहीं हो रहा सिवाय फायदे के, तो इतना थोड़ा सा पढ़ लें तो हमारा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ के जाने की वैसे जरूरत भी नहीं है। तो आज का टॉपिक संक्षेप ही रखेंगे हम। रणनीति, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रणनीति का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। स्ट्रेटजी जो हमने बनाया उसको फॉलो करते हैं, और जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, उसी अकॉर्डिंगली हम समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया। आज का टॉपिक डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और अपने पास रखिएगा सारे नोट्स अच्छे से अरेंज करके। विस्तृत नोट्स हैं वो सब कुछ आप लोगों के लिए, और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जम के मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करिए। और शुभकामनाओं के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। आपका फैकल्टी जावेद हक, कला और संस्कृति की इस श्रृंखला को अब हम आज यहीं पे विराम दे रहे हैं। संभव बैच की यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए जो भी टॉपिक्स थे वो हमने एग्जॉस्टिव तरीके से बड़ी मेहनत से पूर्ण किया। तो फिर कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे सेक्शन के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सीरीज ऑफ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू यूपीएससी सीएससी 2026। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।